इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस पाथ, एक कॉन्टिन्यूस रास्ता जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करके आपके घरों में आती। सीधे बैठिए आते थे, कोई बात नहीं। ओके 10th क्लास, देखो ध्यान सुनो। आपके घर में भी ना जैसे लाइट आ रही है ना, तो पूरा एक सर्किट डिजाइन होता है। मीटर लगा होता है, बिना मीटर के आप चोरी करके तारे डाल रहे हैं, वो अलग बात है। मुस्कुरा रही है लड़की। तो मीटर लगा होता है घरों में। मीटर के बाद आपके घर में फ्यूज लगे होते हैं, जो एमसीबी होती है ना। उसके बाद पूरा वो बॉक्स लगा होता है ना। फिर कहते हैं मम्मी एमसीबी गिर गई। वो गिरती रहती है जो तुम्हारे घर में एमसीबी। एमसीबी के बाद आपके घरों में देखा होगा आपने, अलग अलग जगह वायरिंग जा रही होती है। और कभी किसी बच्चे ने अगर एमसीबी को ऑन ऑफ किया है तो चेक करा होगा, घर में पावर की एमसीबी अलग होती है, पावर स्विचेस की, और ये जो नॉर्मल स्विचेस हैं इनकी एमसीबी अलग होती है। तो ये कुछ ऐसे बालक होंगे जो घर में कुछ काम करते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा। जो बस घर में खाते सोते हैं ना बेटा, उन्हें कुछ नहीं पता होगा देख कि एमसीबी नामक कोई वस्तु भी घर में होती है। तो क्लास, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर रास्ते से होके जाती है, जैसे स्कूल जाने को मैं तुम्हें बोलूं तो एक रास्ता है ना जिससे आप फॉलो करते हो, या आंख बंद करके ऐसे चले जाते हो बस कहीं भी, हमें पता है रास्ता, ऐसे नहीं है। जैसे आप अगर अपने चलने के लिए कोई रास्ता या कोई पाथ फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो वो भी कोई पाथ या रास्ता फॉलो करती है। तो जिस पाथ को या रास्ते को इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करती है उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। मैं एक सर्किट अगर आपके सामने अभी बना दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं। तो उसके लिए मैं कुछ सिंबल पढ़ाने वाली हूँ, वो सिंबल पढ़ेंगे फिर एक सर्किट डिजाइन करेंगे। ओके, पॉज करिए, हेडिंग डालेंगे। ये सारे सिंबल हैं बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के, जिनसे सर्किट तैयार होता है। जब सबसे पहला सिंबल है ये सेल का बेटा। ये जो बड़ी लाइन है ना, यहाँ साथ में लिख लेना बेटा पॉजिटिव प्लस, छोटी वाली लाइन के साथ लिख लेना नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बड़ी वाली लाइन के साथ यहाँ प्लस और छोटी वाली लाइन के साथ यहाँ नेगेटिव। देखो बच्चे, ये एक सेल है, पर एक साथ दो लगे हो तो ये बैटरी बन गई। ये एक वायर है, कनेक्टिंग वायर, इसे कहते हैं क्रॉसिंग वायर, जो ऐसे लूप बना के जारी होती है। ये होता है रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस है ना, तुमने पढ़ा नहीं अब तक, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। करंट को जो कंट्रोल करे, करंट को रोके, एक्स्ट्रा करंट अगर कभी आ जाता है तो तुम्हें अपने सर्किट पे करंट को रोकना पड़ता है ना। तो करंट को रोकना, करंट को कंट्रोल करने का काम है। और रेजिस्टेंस को कौन कंट्रोल करता है बेटा? ये रियोस्टेट। मैंने लिखवाया नहीं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट इसे कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट किसको कंट्रोल करता है? रेजिस्टेंस को। ये एमीटर है बेटा जो करंट बताता है, ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज बताता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब का सिंबल ऐसे ही होता है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये भी करंट की रीडिंग बताता है, आगे पढ़ोगे इसके बारे में। ये ओपन स्विच है, जैसे कनेक्ट नहीं होते ना, ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब आपके घर वाला ओपन नहीं है, हमने ना स्विच ओपन कर दो, स्विच ऑन है ये, पर ये वाला ओपन स्विच है। ओपन स्विच को बोलते हैं, ये स्विच कैसा है? क्लोज्ड, क्लोज्ड स्विच। ओपन जब स्विच होता है यानी एक से एक कनेक्ट नहीं कर रहा तो क्लोज्ड है, करंट जाएगा ही नहीं यहां से यहां। और जब ये स्विच कैसा हो गया? क्लोज्ड, तो स्विच हमारा क्या है? ऑन। यहाँ क्लोज्ड मत लिखो तुम लोग ना, स्विच, ये स्विच ऑफ है और ये स्विच ऑन है। स्विच ऑन कंडीशन में हम कहते हैं क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच का मतलब है जब ये डॉट इस डॉट पे मिल रहा है। देखो एक बात बताओ, मैं सर्किट तैयार कर रही हूँ, मुझे बल्ब जलाना है, देखो, पर मैंने ये स्विच ही नहीं ऑन कर रखा। देखो करंट जाएगा यहाँ से यहाँ, करंट जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ, करंट जाएगा। तो कैसा स्विच है ये तुम्हारा? ऑफ स्विच। और ऑफ स्विच कैसा होता है? और ये क्लोज्ड स्विच होता है ऑन। ठीक है, थोड़े नाम इन्होंने अजीब से रखे हुए हैं, बट आपको याद रखना है, अगर कोई स्विच ऐसे ओपन दिख रहा है, ओपन खुला हुआ, इसे ऐसे याद रखना, खुला हुआ स्विच है ओपन स्विच, तो स्विच क्लोज्ड है, मतलब स्विच ऑफ है, करंट नहीं जा रहा है।
और अगर कोई स्विच ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, यानी वो स्विच ऑन की कंडीशन है। ठीक है, समझ आया? ये सिंबल समझ में आ गए? पॉज कर दो, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले एक सिंपल सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ी देर में ऑन करें। बेटा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आने दो, स्टेबल रहने दो। ये चाहती नहीं थी, देख रहे हो तो कह रही हो क्यों आ गई, है ना? बेटा देखिए ध्यान से, हमारे पास बेसिकली सर्किट डायग्राम जो, थोड़ी देर खोल दो, ये ऑन होगा तब करेंगे बेटा। वैसा सर्किट डायग्राम जो हम बनाते हैं ना, देखो क्लास, दिस इज अ बल्ब कनेक्टिंग अ स्विच। ध्यान से देखिए, एक स्विच कनेक्ट किया है, देयर इज अ बैटरी, नाउ दिस बल्ब इज ऑन और ऑफ। बल्ब ऑन होगा क्योंकि ये स्विच ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब है करंट ट्रांसफर नहीं कर रहा। अभी स्विच को गिरा देते हैं बेटा, चलो। नाउ स्विच इज ऑन, बल्ब इज ऑल्सो, बल्ब ग्लो, ऑन होगा बल्ब, बल्ब ग्लो, बल्ब विल ग्लो, बल्ब स्टार्ट्स वर्किंग। समझ आया? क्लियर हुए? ठीक है, एक सर्किट डायग्राम में बेटा एक बार करिए पॉज तो। करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से यहाँ। बेटा एक और चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी। कभी कभार ना एक सर्किट डायग्राम आता है, थोड़ा सा टफ सर्किट डायग्राम समझा रही हूँ, जिस पर पक्का 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। ध्यान से देखिए, सर्किट डायग्राम में बल्ब है, हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, एक एमीटर लगाएंगे बेटा, वोल्ट मीटर भी लगाएंगे। स्विच इस बार ऐसा सिंबल दिखा रही हूँ ताकि दोनों आप समझ जाए। ध्यान से देखिएगा सभी। बहुत तेज आवाज आ रही है, देखो इधर, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ एक ही लाइन में कनेक्टेड होता है, एक ही लाइन में कनेक्टेड होता है, याद रखना, सीरीज में, एक ही लाइन में। अच्छा, सीरीज का मतलब पता है क्या है? देखो, जैसे मैं खड़ी हूँ, अदिति को खड़ा करके उसका हाथ पकड़ लूं, ऐसे हम एक ही लाइन में खड़े हैं, सीरीज। मैं और ये सीरीज नहीं है, हम पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल होता है आगे पीछे खड़े होना, जैसे प्रेयर में लाइन में लगते हो ना, आप और आपका दोस्त सामने खड़ा है तो आप क्या हो? पैरेलल। और उसी दोस्त को आप यहाँ बुला लो, अरे आना तू, टीचर पागल है आज बेटा कुछ हो रहा है, तो आप अपने दोस्त को यहाँ बुला लो साइड में और उसका हाथ पकड़ो, तो आप पैरेलल हुए, सीरीज में हुए, सीरीज में हुए। सीरीज में जैसे कि आप एक ही लाइन में खड़े हुए ऐसे, और आप सामने खड़े हो जब आमने सामने, तो पैरेलल। तो देखो बेटा, ये कनेक्शन बताओ, सीरीज है या पैरेलल है? एक ही साथ है। सीरीज में लगता है एमीटर, और मैं ऐसे लगा रही हूँ सामने, देखो, तो ये है वोल्ट मीटर। तो याद रखना, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगता है हमेशा, और रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, उसके सामने की तरफ लगता है वोल्ट मीटर। तो कभी कभार ऐसे सर्किट डायग्राम देख के आता है कि इट इज करेक्ट और नॉट, क्या वोल्ट मीटर और एमीटर की पोजीशन सही है या नहीं है। कभी अगर इसके साथ ही लगा रखा हो वोल्ट मीटर ऐसे, नहीं तो यहीं लगा रखा हो, तो गलत हो गया। वोल्ट मीटर कभी ऐसे नहीं लगता, रेजिस्टेंस के हमेशा सामने ऐसे लगता है अलग से। समझ आ रही है बात? इसको पॉज करो बेटा। ये ओम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ एक इतना इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, क्योंकि इसी लॉ के बाद हमारा चैप्टर फॉर्मली स्टार्ट होता है। इस लॉ पे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, डजंट मैटर। द मैटर इज दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑब्टेन बाय दिस लॉ। पर कभी कभी आ भी जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, राइट दी ओम्स लॉ आ गया, अच्छी किस्मत लेके अगर आप लोग पेपर देने जाएं तो, पर विचार अच्छे रखेंगे तो होगा। तो ओम्स लॉ पे ध्यान देंगे हम लोग अभी। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, एक बार इसकी जरा डेफिनेशन पढ़ो, फिर उसके बाद में समझाती हूँ आप लोगों को। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, अरमान बताओ बेटा। दी कांस्टेंट टेम्परेचर से करंट फ्लो होता है कंडक्टर से डायरेक्टली, चलिए देखिए इधर मैं बताती हूँ, बोलिए।
दी ओम्स लॉ में ये डिफाइन करते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वायर के अंदर उसका टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। नो बेटा नो, टेम्परेचर नहीं है, सुनो ध्यान से। अब मैं ही बच्चे को बताने के लिए, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आप एक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो किसी भी रूम के, और अब आप लॉ को वेरीफाई करने जा रहे हैं। लॉ ये कह रहा है कि जो भी हम बात कह रहे हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेरी करेगी। टेम्परेचर अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हो, कभी आपने टेम्परेचर कमरे का कर दिया 22, अब कभी आपने कर दिया 45, तो ऐसे केस में मेरा लॉ वैलिड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, लॉ को वैलिड करना है एक कांस्टेंट टेम्परेचर से। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है कि जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लॉ कह रहा है कि एक वायर में अगर जो करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर में जो भी करंट को आई से लिखते हैं सचिन एंड न्यू बॉय मोहित, करंट जो फ्लो हो रहा है वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। अभी तुम दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होगा, पर मैं इतना हिंट देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितनी वोल्टेज का करंट आपके घर में सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज। तो अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझाऊं कि हमारे घर में जितनी ज्यादा वोल्टेज वाला करंट आएगा और तो उसका करंट भी बढ़ जाएगा, यानी जितनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी तो हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का करंट भी बढ़ जाएगा। अभी आप सबके घर में 220 वोल्ट सप्लाई होती है, यस और नो? 220 voltage is the standard voltage which is supplied in India in each and every home by the transformers. If anyhow by any mistake or any technical fault, the voltage will increase to 300 volt. तो बेटा आपके आने वाले घर के अमाउंट करंट में इंक्रीज आ जाएगा, और वो करंट जो आपके घरों में पहुंच गया, और अगर आप लोगों ने अपने घर में फ्यूज नहीं लगा रखे हैं, फ्यूज, तो आपके घर में फ्यूज को छोड़ के बाकी सब उड़ जाएगा, और अगर आपने फ्यूज लगा रखे हैं तो बाकी सब कुछ छोड़ के सिर्फ फ्यूज उड़ेगा। तो फ्यूज उड़ना उसे ही कहते हैं कि घरों में तेज करंट आ जाए, और तेज करंट किस वजह से आता है, तेज वोल्टेज की वजह से। तो ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ना आधे बच्चों को नहीं पता होता, मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा जो 9th से पढ़ रहे हैं, बाकियों को बता देती हूँ मैं। ये साइन को कहते हैं प्रोपोर्शनल, और आमने सामने कोई चीज लिखी होती है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। ओके चलो, तो एक काम करते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I? एक ही बात है। अब अभी आगे पढ़ाऊंगी बच्चा, आएगा पूरा टॉपिक आएगा, टेंशन मत, तुम्हारा भी और चैप्टर का भी फ्यूज दोनों पढ़ेंगे, तुम्हारा फ्यूज भी आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ब्रेन। आइए आपने दोनों ने बेटा आंखें मिला ली हो तो देख लो, ये साइन अगर हम हटाते हैं कभी तो इक्वल का साइन लगाते हैं, और ये साइन कहता है कि अगर मुझे हटा रहे हो तो एक कांस्टेंट जरूर लगाना है, नहीं तो मैं आपका सब काम खराब कर दूंगा। तो वो कांस्टेंट हम लगा रहे हैं यहाँ पे R भैया, ये R है एक कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, V इज इक्वल टू IR। IR लिखो या RI लिखो, बात तो एक ही होता है। दोबारा समझो, लॉ ने बोला I किसके प्रोपोर्शनल है, जितना करंट उतनी वोल्टेज, या फिर जितनी वोल्टेज उतना करंट। हमने ये साइन हटाया, इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाया। कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो और इक्वल टू लगाते हो तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट हम नहीं लगा रहे, साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से लगाया था, ओम भैया ने, ओम साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया R, और R का नाम है रेजिस्टेंस। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, इसके SI यूनिट है ओम, और ओम को ये सिंबल से भी लिखते हैं, ये भी सिंबल है ओम का, ठीक है। मान लो आपने लिखा इस वायर का रेजिस्टेंस है 10, तो 10 के साथ ओम लिखना जरूरी है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। बोर्ड पे लिखेंगे सभी। V इज इक्वल टू IR को थोड़ा चेंज करो तो I को नीचे ले आओ और यहाँ R रहने दो, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आई, यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आई,
कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, देख रहे हो, या R इज इनवर्सली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि R और I के बीच में ऐसा प्रोपोर्शनल है डिवाइडिंग वाला। तो R इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलना क्योंकि सामने नहीं लिखा है, नीचे लिखा है। ये क्या है? R इज इनवर्सली क्या हो रहा है बेटा? ध्यान दे लो यहाँ पे कृष्णा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब है कि अगर एक वायर में, अब रेजिस्टेंस समझो पहले क्या होता है, फिर उसको बाद में समझाएंगे। आपको पता है रेजिस्टेंस का इंग्लिश मीनिंग अगर हम जाने तो ये बना है रेजिस्ट से। रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। डू यू नो दैट? रेजिस्ट, कोई बच्चा जा रहा हो, ठीक है, आपकी कंप्लेन करने, तो आप उसे रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे, है ना? नहीं रोकेगा तो और रोकने की कोशिश करेंगे, फिर उसके आगे की कहानी बेटा आप भली बातें जानते हैं। तो अगर कंप्लेन कर दी तो बेटा आप रुक जाएंगे जन्मों जन्मांतर के लिए, वरना वो रुक जाएगा, पकड़ में आ गया। तो जैसे मैंने रेजिस्ट का मीनिंग बताया है वही यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर चीज मूव क्या हो रही है, इस चैप्टर में चल क्या रहा है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जहां करंट पास हो रहा है, अगर करंट को रोकने की कोई पावर है तो वो है रेजिस्टेंस। अब दीदी हमें समझ नहीं आ रहा, रुकना ना समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझो। देखो ये वायर देख रहे हो तुम जो स्विच के साथ अटैच्ड है, देख रहे हो कितनी पतली वायर है। अब आप अपने घर की इलेक्ट्रिक प्रेस है ना, जो आयरन कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, है ना, असली इस्त्री पे ध्यान मत देना। तो कपड़ों पे जो प्रेस करते हैं उसकी वायर देख लो तुम कितनी मोटी होती है। या ये एसी की वायर देखो जो एमसीबी में जा रही है, या फिर सुन लो, आप अपने घर में टीवी की वायर देखेंगे तो मोटी होती है, ये वायर बहुत पतली है। तो वायर पतली और मोटी क्यों बनाई जाती है बच्चों? क्योंकि जो ये पतली वायर होती है इसका रास्ता पतला है। अब मैं आपको बोलूं साइकिल चलानी है आपको, पर गली बेटा इतनी पतली है यहाँ पे, जहाँ पे आपके साइकिल के हैंडल के एंड्स भी गलियों पे टच होंगे, तो आप उसमें साइकिल चलाते चलाते आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपके हैंडल टच होंगे, थोड़ा बहुत भी बैलेंस बिगड़ा, दीवार से टकराए, वहीं गिर गए। पर अगर गली अच्छी खासी चौड़ी है तो आप आराम से साइकिल चलाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं है। तो क्या कोई रोकने के लिए खड़ा है क्या यहाँ? फिर भी हम एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्या है वो वर्ड? अरे हिंदी में भी मैंने वर्ड यूज किया, रुकावट। तो रोकने के लिए तो कोई नहीं खड़ा, बट फिर भी हमें लग रहा है कि इस पतली गली में हम रुक रुक के चलेंगे क्योंकि उसका रास्ता ऐसा है। तो ऐसे ही जो कंडक्टर होती है वायर्स, इनके रास्ते कैसे, कितना ज्यादा करंट अपने आप को स्मूथली चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, वो सब कुछ एक वायर का वायर की एक्चुअली में हम कहते हैं शेप डिसाइड करती है, वायर का अंदर का एटमॉस्फेयर डिसाइड करता है। तो अगर वायर करंट को अच्छे से अलाउ कर रही है तो वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट आराम से जा रहा है। और अगर वायर करंट वायर में नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स वायर का क्या बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वायर करंट को रोक रही है। रोकने का मतलब आप समझ गए हो कि किस तरीके से वायर करंट को रोकेगी, यानी कि रास्ता स्मूथ नहीं है, ट्रैवल नहीं कर पा रहा है करंट। अब कभी कभी क्या होता है, रास्ता तो बहुत बढ़िया है हमारा, पर फिर भी हम रुक रहे हैं, सड़क ही खराब है। चौड़ा तो रास्ता है पर सड़क खराब है, पानी भरा हुआ है, और नहीं तो ट्रैफिक लग गया। तो इधर भी ऐसा ही कुछ है कि वायर का रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वायर में, वो पढ़ने जा रहे हैं। समझ आया आप सब कुछ? चलो पॉज करिए, नोट करिए, इसको ध्यान से सीखिए, बाद में बताना बेटा उसको। अगर आप किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। समझ में नहीं आएगा मैंने अभी क्या बोला, आप समझो। एक जो वायर है, हम उसकी पोटेंशियल या ताकत या क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं कि करंट ज्यादा फ्लो करे। सिंपल एग्जांपल के साथ रिलेट करूं तो वही मैंने जो 2 रोड्स बनाए थे, आप उस रोड पे स्मूथली जा सको तो क्या क्या चीजें वहां कंट्रोल होनी चाहिए? रोड स्मूथ होना चाहिए, ट्रैफिक कम होना चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए, वो रोड स्मूथ होना चाहिए, रोड खराब होना चाहिए, एक ही बात है, पर्यायवाची।
ना ना हम रोड पे है वाले, तुम वायर में पहुंच गए ना ना, अभी रोड पे है। तो जैसे रोड के फैक्टर्स आप बता रहे हो, ऐसे ही वायर के भी फैक्टर्स हैं। तो वायर या कंडक्टर के ये सारे फैक्टर्स हैं, मुझे याद है। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक वायर की लेंथ जितनी ज्यादा लंबी होगी, एक रोड है, देखो एक रोड है जिससे आप स्कूल पहुंच रहे हो, दिस इज योर हाउस बेटा एंड दिस इज योर स्कूल। एक रोड है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही है और आप फटाफट पहुंच गए। और एक रोड है ये भी स्ट्रेट पर ये ऐसे है। तो लंबा रोड होने की वजह से आपको परेशानी होगी, पहुंचने में टाइम लगेगा। ऐसे ही वायर का खेल है, वायर जितनी लंबी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि करंट को पहुंचने में टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स यस। अब मान लो आपने अपने टीवी लगाया अपने घर में और उसका स्विच बोर्ड पाकिस्तान, पॉज कर दो भैया, उसका स्विच बोर्ड आपने लगाया दिल्ली से बाहर। अब एक बात बताऊं जेन्युइनली, वैसे ऐसा करा तो कभी किसी ने नहीं है, पर इतना दूर स्विच होगा ना, तो जो स्विच ऑन होने के बाद टीवी चलने में टाइम लेगा बेटा, क्योंकि जो एक तो करंट इतनी दूर से आ रहा है, और अभी हमने कहाँ लगाया था टीवी, वहां उसके बस पीछे ही स्विच है, और जो हमेशा ऑन ही रहता है आधे घरों में, तो है ना। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ बोलिए। हाँ बेटा मैंने स्विच बोर्ड की बात करी। हाँ अगर आप ट्रांसफॉर्मर, बेटा क्या हो रहा है बच्चे, ऐसे किसी पावर का यूज करते हैं तो वो जल्दी पहुंचेगा, बट क्योंकि फिलहाल मुझे आपको समझाना है कि वायर जितनी लंबी होगी तो उस वायर में करंट को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो पहला फैक्टर देखिए, बोर्ड पे देखिए सभी, डिपेंड करता है कृष्णा, सेम नहीं होती कि किस जगह से वो जा रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है, ठीक है। इट्स नॉट दैट लाइट, ओके। फर्स्ट है लेंथ। बेटा अगर आवाज आई तो मैं यहीं पे क्लास को ओवर कर दूंगी उन बच्चों के लिए जो बोल रहे हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जितना लेंथ आप बढ़ा रहे हो, इस एरो का मतलब है बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे, तो वायर का रेजिस्टेंस भी उतना इंक्रीज करेगा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस, साथ साथ नोट कर लो ये हेडिंग डाल के दोबारा, रेजिस्टेंस also increases। फिर से हेडिंग एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हम अभी, हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, लेंथ को, एरिया को। तो लेंथ में हमने क्या देखा, जितना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। लेंथ इज डायरेक्टली, नहीं लेंथ नहीं, रेजिस्टेंस इज directly proportional to length of wire, ओके। अब करना एक बार प्राची, ये सभी फटाफट से अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट